गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। वेलकम है आप लोगों का सिनर्जी आईएएस एकेडमी पे, जहां पर हम क्लास 12th की पॉलिटिकल साइंस पोस्ट इंडिपेंडेंस की बुक को चैप्टर वाइज फॉर्मेट में कॉम्प्रिहेंसिवली डिस्कस कर रहे हैं। आज इस लेक्चर सीरीज का हमारे पास में 4th चैप्टर है, जिसके अंदर हम इंडियाज एक्सटर्नल रिलेशंस को डिस्कस करेंगे। एक बार थोड़ा सा हर रोज की तरह हम क्विक रिकैप कर लेते हैं कि कौन कौन से चैप्टर के अंदर हम क्या क्या डिस्कस कर चुके हैं। चैप्टर फर्स्ट के अंदर हमने चैलेंजेस ऑफ नेशन बिल्डिंग, ठीक है, जो चैप्टर फर्स्ट का नाम है चैलेंजेस ऑफ नेशन बिल्डिंग, उसके अंदर हमने देखा कि इंडिया के सामने कौन कौन से चैलेंजेस थे। फर्स्ट हमने देखा टू शेप द नेशन, सेकंड था हमारे पास में डेमोक्रेसी, टू स्टैब्लिश डेमोक्रेसी इन इंडिया, थर्ड चैलेंज था हमारे पास में डेवलपमेंट। ठीक है, हमारे पास में थर्ड चैलेंज हमारे पास में क्या था, डेवलपमेंट का। उसी के रिस्पेक्टिव में हमने जितने भी हमारे पास में सेकंड चैप्टर था, जैसे इरा ऑफ वन पार्टी डोमिनेंस, उसके अंदर हमने डेमोक्रेसी के प्रिंसिपल्स को देख लिया। उसके बाद हमने थर्ड चैप्टर के अंदर हमने डेवलपमेंट को अच्छे से पढ़ लिया है। आज हम फोर्थ चैप्टर को डिस्कस करते हैं, जिसके अंदर हम क्या देखेंगे कि इंडिया के रिलेशन दूसरी कंट्रीज के साथ कैसे रहे हैं। चलिए शुरू करते हैं फोर्थ चैप्टर को, इंडियाज एक्सटर्नल रिलेशंस। देखिए, जब इंडिया बोर्न हुआ था हमारे पास में 1947 के अंदर, हमें इंडिया को इंडिपेंडेंस कब मिली है हमारे पास में 1947 के अंदर। उसी टाइम पे काफी सारी एशिया की कंट्रीज हमारे पास में इंडिपेंडेंस मिल रही थी उन्हें, काफी सारी अफ्रीका के नेशंस को हमारे पास में इंडिपेंडेंस मिल रही थी। तो उस टाइम पे हमने क्या देखा है कि हमें हमारा रिलेशन किस कंट्री के साथ किस तरीके से इस्टेब्लिश करना है, चाइना के साथ हमें किस तरीके से डील करना है, पाकिस्तान के साथ किस तरीके से डील करना है, और जो अफ्रीका की कंट्रीज हैं उनके साथ किस तरीके से डील करना है। इन सभी चीजों के बारे में इस चैप्टर के अंदर हम पढ़ेंगे। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, जो आप एक बार ये वर्ल्ड का जो सिनेरियो है ना, जो हमारे पास में इंटरनेशनल कॉन्टेक्स्ट है कि उस टाइम पे इंटरनेशनल कॉन्टेक्स्ट किस टाइप का था, उसके अंदर हमने देखा है कि जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर है वो खत्म हुआ है हमारे पास में 1945 के पास। ठीक है, 1945 का हमारे पास में सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हो रहा है। उसके बाद में काफी सारी कंट्रीज को फ्रीडम मिल रही है, हमारे पास में श्रीलंका हो गया, इंडिया हो गया, पाकिस्तान होगा, चाइना हो गया। तो इन सभी कंट्रीज को हमारे पास में कि किस तरीके से वो आपसी रिलेशन स्टेब्लिश कर पा रहे हैं, किस तरीके से वो अपने इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स को रिजोल्व कर पा रहे हैं, ये सबसे बड़ा चैलेंज था उस टाइम का। इसके अंदर हम देखते हैं Yet another attempt to establish an international body was underway. इन्होंने क्या लिखा है कि जब हमारे पास में 1940s का टाइम चल रहा है, 1940 से हमारे पास में 41 से 45 वॉर चला है, उसके बाद में हमारे पास में क्या देखा है हमने कि 1945 में यूनाइटेड नेशंस की स्टैब्लिशमेंट भी हुई है। उसी को रेफर करने के लिए इन्होंने ये वर्ड यूज किया है, येट अनदर अटेम्प्ट टू स्टैब्लिश एन इंटरनेशनल बॉडी। कौन सी इंटरनेशनल बॉडी हमारे पास में, यूएन, was underway. Many new countries were emerging as a result of the collapse of colonialism. हमने देखा कि काफी सारी नई कंट्रीज हमारे पास में उभर के आ रही हैं, जैसे हमने इंडिया देखा, पाकिस्तान देखा, चाइना, हमारे पास में श्रीलंका हो गया, ये सारी कंट्रीज उभर के आ रही हैं। ट्विन चैलेंज हमारे पास में क्या था, देखो, जब हमने चैप्टर फर्स्ट को डिस्कस किया था, उसके अंदर मैंने आप लोगों को फर्स्ट जो लाइन डिस्कस की थी, मैंने वो की थी टू गोल्स। कौन कौन से दो वो गोल्स हैं जिस पर इंडिया ने प्राइमरी फोकस किया है। फर्स्ट था हमारे पास में डेमोक्रेसी, दूसरा था डेवलपमेंट। डेवलपमेंट किस टाइप से, गुड ऑफ ऑल, गुड ऑफ ऑल, कि सभी लोगों का, जितने भी टाइप के हमारे पास में लोग रहते हैं, जितने भी रिलीजन ग्रुप से लोग रहते हैं, उन सभी सेक्शन के लोगों का हमारे पास में क्या हो सके, भला हो सके। तो इसी तरीके से हमारे पास में दो चैलेंज हमारे कौन से हैं, जब कंट्रीज को इंडिपेंडेंस मिली है तो उनके सामने दो चैलेंज कौन से आ रहे हैं। फर्स्ट है हमारे पास में वेलफेयर का, दूसरा है हमारा डेमोक्रेसी का। यहां तक हो गया क्लियर। आगे चलते हैं। The British government left behind the legacy of many international disputes. Partition created its own pressures. हमने देखा था फर्स्ट चैप्टर के अंदर ही हमने देखा था कि पार्टीशन के कंसीक्वेंसेस क्या हुए थे। पार्टीशन करते टाइम हमें कौन कौन सी समस्याएं आई थी। मतलब अगर ब्रिटिशर्स इंडिया को छोड़ के गए हैं, इंडिया को इंडिपेंडेंस दे के गए हैं, इसका मतलब उसके पीछे उन्होंने काफी सारे चैलेंजेस इंडिया के लिए पैदा किए थे। जैसे हमारे पास में इतनी सारी, हमारे पास में इतने मेजोरिटी सेक्शन हैं, उन सभी को हमें देख के चलना है, उन सभी की डेवलपमेंट करवानी है, हमें इंडस्ट्रीज को भी देखना है, एग्रीकल्चर को भी देखना है, हमें हमारा ट्रेड भी इस्टेब्लिश करना है। तो इन सभी चीजों के चलते क्या था, पार्टीशन क्रिएटेड इट्स ओन प्रेशर एंड द टास्क ऑफ पॉवर्टी एलिवेशन वाज ऑलरेडी वेटिंग फॉर द फुलफिलमेंट। हमारे कंट्री के अंदर पॉवर्टी थी,
जो हमने इलेक्शन जब डिस्कस किए थे उसके अंदर हमने देखा था कि इलेक्शंस किसी कंट्री में, ऐसी कंट्री में इलेक्शंस कंडक्ट करवाना जहां पे हमारे पास में पावर्टी का लेवल है, लोग इलिटरेट हैं, उन सभी को समझाना उस तरीके से कितना मुश्किल हो गया था। तो ये सभी कुछ जो हमें इंडिपेंडेंस के बाद ये चीजें झेलनी पड़ रही हैं, ये सब हम देख रहे हैं कि भाई इस तरीके से ये हम क्यों डिस्कस कर रहे हैं। चैप्टर का नाम तो हमारे पास में इंडिया एक्सटर्नल रिलेशन है ना, तो हम इंडिया की इंटरनल प्रॉब्लम्स को क्यों डिस्कस कर रहे हैं। देखिए, जब भी किसी कंट्री का इंटरनेशनल कॉन्टेक्स्ट हमें डिस्कस करना होगा, किसी के एक्सटर्नल रिलेशंस की बात करनी होगी, तो हमें ये देखना पड़ेगा कि कंट्री के अंदर क्या क्या दिक्कतें हैं। मान लो कि अगर वो कंट्री बहुत ज्यादा डेवलप्ड है, तो उसके रिलेशंस हमारे पास में दूसरी कंट्रीज के साथ ऑब्वियसली बहुत अच्छे होंगे, क्योंकि दूसरी कंट्रीज भी चाहेंगी कि हम इसके साथ हमारे पास में समाधान करके चलें, हमारे पास में प्रॉब्लम शेयर करके चलें, जो भी अगर इसको मदद की जरूरत है हम वो मदद करें। लेकिन अगर कोई कंट्री अंडर डेवलप्ड है या फिर वो डेवलपिंग की स्टेज में है, तो उसका इंटरनेशनल कॉन्टेक्स्ट हमें देख के चलना पड़ेगा कि किस टाइप से उसकी दूसरी कंट्रीज के साथ हमारे पास में रिलेशन स्टेब्लिश हो रहे हैं। तो इंडिया का अगर हम इंटरनेशनल कॉन्टेक्स्ट डिस्कस करना चाहते हैं, तो उसकी डोमेस्टिक पॉलिटिक्स को हमें देखना पड़ेगा कि उसकी डोमेस्टिक कंट्री के अंदर कौन कौन से इश्यूज हैं, कौन कौन सी हमारे पास में गवर्नमेंट है, उसके अंदर किसी भी गवर्नमेंट की हमारे पास में फॉरेन पॉलिसी किस तरीके से रह रही है, ताकि हम उसको अच्छे से देख के चल सकें कि इंटरनेशनल कॉन्टेक्स्ट में उस चीज को फिर कैसे डिस्कस कर पाएंगे। ठीक है, यहाँ तक हो गया है हमारा। अभी तक हमने क्या देखा है कि जब इंडिया को इंडिपेंडेंस मिली है, उस टाइम पे इंटरनेशनल कॉन्टेक्स्ट कैसा था। हमारे पास में सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ है 1945 में, और 1945 के अंदर ही हमें यूनाइटेड नेशन को बनाया है। उसके बाद कौन कौन से सिनेरियो इंटरनेशनल कॉन्टेक्स्ट में हम चीजों को इम्पैक्ट कर रहे हैं, वो चीजें हमने अभी इसके अंदर देख ली है। जो भी हमारे पास में पार्टीशन की जो लेगेसी थी, जो ब्रिटिशर्स की थी, वो हमने देख लिया है। इसके अंदर आप देखिएगा अभी एज अ नेशन बोर्न इन द बैकड्रॉप ऑफ द वर्ल्ड वॉर। ठीक है, हमने ये देख लिया कि वर्ल्ड वॉर के टाइम पे हमारे पास में इंडिया का जन्म हो रहा है 1947 में, और 1945 के अंदर हमारा वॉर खत्म हुआ है। उसके बाद देखिए, इंडिया डिसाइडेड to conduct its foreign relations with an aim to respect the sovereignty of all other nations and to achieve security through the maintenance of peace। इंडिया ने क्या डिसाइड किया है, ऑब्वियसली हमारे लिए सोवरेनिटी सबसे ज्यादा जरूरी थी। सोवरेनिटी का मतलब क्या होता है कि कोई भी कंट्री पूर्णतः इंडिपेंडेंट है, कि वो अपने किस तरीके से दूसरी कंट्री के साथ अपने रिलेशन बनाना चाहती है, और किस तरीके से वो अपने डोमेस्टिक पॉलिटिक्स में किसी के इंटरफेयर चाहती है या नहीं चाहती है, किस तरीके से वो अपने डोमेस्टिक पॉलिटिक्स को मेंटेन करना चाहती है, उसकी टेरिटोरियल इंटीग्रिटी को वो किस तरीके से मेंटेन करना चाहती है, अपने बॉर्डर्स को किस तरीके से वो सेफ रखना चाहती है। तो हमने क्या सोचा था कि जो भी दूसरी कंट्रीज की सोवरेनिटी है, हम उसको कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे, और हम पीस के हिसाब से, ठीक है, शांतिपूर्वक हम हमारे रिलेशंस को इस्टेब्लिश करेंगे। ये हमारे पास में किसकी अप्रोच थी, इंडिया की अप्रोच थी। उसके बाद हम देखेंगे बोथ डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल इन्वायरमेंट इन्फ्लुएंस द फॉरेन पॉलिसी ऑफ ए नेशन। ये हमने देख लिया है कि जब भी हम इंटरनेशनल पॉलिटिक्स को डिस्कस करते हैं, उसके अंदर हम उसकी किसी भी कंट्री की डोमेस्टिक पॉलिटिक्स किस टाइप की है, वो चीज हम जरूर देखते हैं। क्योंकि आप देखिए कि अगर हम एक बच्चे की डेवलपमेंट करना चाहते हैं, ठीक है, हम किसी इंडिविजुअल की डेवलपमेंट करना चाहते हैं, तो सिर्फ हम ये देख नहीं सकते हैं कि भाई उसका स्कूल अच्छा है, उसका कॉलेज अच्छा है, उसको इन्वायरमेंट अच्छा मिल रहा है। हमें ये भी देखना पड़ेगा कि घर के अंदर उसको कैसा माहौल मिल रहा है। ठीक है, इसी टाइप से अगर किसी कंट्री की डेवलपमेंट हम होलिस्टिकली करवाना चाहते हैं, तो हम क्या देखेंगे कि डोमेस्टिकली वो कंट्री कैसे चल रही है, और फिर हम देखेंगे कि उसका इंटरनेशनल कॉन्टेक्स्ट किस टाइप के है, कि दूसरी कंट्रीज के साथ उसके रिलेशन किस हिसाब से स्टेब्लिश हो रहे हैं। ये चीजें हो गई हैं। आगे चलते हैं हम। बोथ डोमेस्टिक एंड द इंटरनेशनल एनवायरमेंट इन्फ्लुएंस द फॉरेन पॉलिसी ऑफ अ नेशन। ये हो गया। आगे देखिए, in the period immediately after the Second World War, many developing nations choose to support the foreign policy preference to the powerful countries who were giving them aid and credits। देखिए, हमारे पास में जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म होता है हमारे पास में 1945, उसके बाद ही हमारे पास में यूएसएसआर के डिसइंटीग्रेशन होने तक, मतलब 19 हमारे पास में 1990 1991 तक हमारे पास में कोल्ड वॉर चलता है। ये हम दूसरी बुक के अंदर कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स के अंदर अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक है, तो इसका सिनेरियो हमारे पास में क्या रहता है, 1945 के बाद दो पूरा जो वर्ल्ड है वो दो ब्लॉक्स में डिवाइड हो जाता है, यूएस में और यूएसएसआर में। तो यूएसए ने
आपको ये थोड़ा सा बस सुनना है, क्योंकि ये जो होलिस्टिकली हम किसके अंदर चैप्टर के अंदर डिस्कस करेंगे, वर्ल्ड वॉर के अंदर डिस्कस करें, सॉरी जो कोल्ड वॉर हमारा पास में फर्स्ट चैप्टर है कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स का, उसके अंदर डिस्कस करेंगे। अभी आप लोगों को क्या देखना है कि जब हमारे पास में कोल्ड वॉर का टाइम चल रहा था, तो कुछ कंट्रीज जो हैं उनको एड कर रहा था यूएसए, मार्शल प्लान के अंडर। कौन से प्लान के अंडर? मार्शल प्लान के अंडर। मार्शल प्लान हमारे पास में क्या था? ये यूएसए का प्लान था, और इसमें यूएसए ने क्या चाहा था कि जो भी हमारे पास में छोटी छोटी कंट्रीज हैं उस पर मैं अपना प्रभाव जमाऊं, उनको पैसे दूं, और एक तरीके से उसकी जो डोमेस्टिक पॉलिटिक्स को फिर यूएसए के हिसाब से ऑपरेट करना शुरू करूं। ठीक है, ये हमारे पास में यूएसए का प्लान था। इसी तरीके से उनके मिलिट्री अलायंस भी थे, जैसे यूएसए का हमारे पास में नेटो था, और यूएसएसआर का हमारे पास में क्या था? वॉर्सो पैक्ट। वॉर्सो पैक्ट ये आप देख रहे हैं उस हिसाब की, मतलब उस टाइम पे हमारे पास में जो चीजें चल रही थी, कोल्ड वॉर का टाइम चल रहा था, जो दो सुपर पावर्स उभर के आ रही थी यूएसए और यूएसएसआर, वो क्या चाहती थी कि जो भी कंट्री इंडिपेंडेंट हो रही है हम उसके ऊपर अपना प्रभाव जमाते हैं और उसको कैपिटलिस्ट या कम्युनिस्ट रिजीम के अंडर लेके आते हैं। लेकिन इंडिया ने दोनों में से किसी भी ब्लॉक को ज्वाइन नहीं किया था। जैसा कि आप लोगों ने उस बुक के अंदर आपने पढ़ा भी होगा, नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट। इंडिया ने नैम का हमारे पास में नैम की फाउंडेशन की और नैम के हिसाब से अपनी फॉरेन पॉलिसी को डिजाइन किया। यही इन्होंने मेंशन कर रखा है यहाँ पे कि जो उस टाइम की फॉरेन पॉलिसी थी, वो या तो वो चाहते थे कि किसी भी एक कंट्री के अंडर हम रहें, यूएसए या फिर यूएसएसआर के अंडर, और फिर उसके हिसाब से अपनी डोमेस्टिक पॉलिटिक्स को ऑपरेट करें। लेकिन इंडिया ने इन दोनों में से कोई भी ऑप्शन चूज नहीं किया। इंडिया ने हमारे पास में इंडिविजुअली अपनी पॉलिसी डिजाइन की नैम के अंडर। ये हो गया है हमारे पास में, यहाँ पे यही मेंशन है। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। देखिए, हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंडर आर्टिकल 51 है। आर्टिकल 51 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन लेज डाउन सम डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। ठीक है, आपसे ये एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकता है, 2 मार्कर क्वेश्चन बन सकता है कि इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर इंटरनेशनल पीस से रिलेटेड कौन से प्रोविजंस हैं। ठीक है, इंटरनेशनल पीस से रिलेटेड कौन से प्रोविजंस हैं? तो हमारे पास में कौन सा आर्टिकल है? आर्टिकल 15। आर्टिकल 51 हमें क्या बोलता है? द स्टेट शेल एंडेवर टू प्रमोट इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी, कि हमारे स्टेट को इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी का ध्यान रखना है। मेंटेन जस्ट एंड ऑनरेबल रिलेशंस बिटवीन नेशन, जो हमारे पास में आसपास के नेशंस हैं और जो दूसरे नेशंस हैं उसके साथ हमें जस्टिस और ऑनरेबल रिलेशन मेंटेन करके चलना है। थर्ड है फोस्टर रिस्पेक्ट फॉर द इंटरनेशनल लॉ एंड ट्रीटी ऑब्लिगेशंस ऑफ डीलिंग विद द ऑर्गेनाइज्ड पीपल विद वन अनदर, कि हमारे पास में जो इंटरनेशनल लॉ है उनका हमें ध्यान रख के चलना है, उनके प्रोविजंस के अंडर हमें कोई भी पॉलिसी ऑपरेट करनी है। इनकरेज सेटलमेंट ऑफ इंटरनेशनल डिस्प्यूट्स बाय आर्बिट्रेशन, कि जो भी हमारे पास में इंटरनेशनल डिस्प्यूट्स हैं उनका हमें रिस्पेक्ट करना है, कि जो भी कोई भी अगर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन अपना कोई वर्डिक्ट देगी तो हम उसे मान के चलेंगे। ये सब चीजें हो गई है। ये आपका एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन था हमारे पास में कि कौन से आर्टिकल के अंदर इंटरनेशनल पीस या फिर हमारे पास में कोऑपरेशन से रिगार्डिंग कौन से आर्टिकल के अंदर दे रखी है चीजें। वो है हमारे पास में आर्टिकल 51। कौन सा आर्टिकल है? आर्टिकल 51 के अंदर। आगे चलते हैं हम। द पॉलिसी ऑफ नॉन अलाइनमेंट, कि नॉन अलाइनमेंट की पॉलिसी क्या थी और इसके अंदर किस तरीके से चीजें ऑपरेट हुई हैं, ये हम देख के चलेंगे। जो नैम का टॉपिक है वो आपकी कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स की बुक में भी है, तो कुछ जो हमारे पास में कॉम्प्रिहेंसिवली हम वहां भी डिस्कस करेंगे और यहाँ भी डिस्कस करेंगे। देखिए, द इंडियन नेशनल मूवमेंट वाज नॉट एन आइसोलेटेड प्रोसेस, कि जो इंडिया का जो नेशनल मूवमेंट है वो आइसोलेटेड प्रोसेस नहीं है। आइसोलेटेड प्रोसेस नहीं है, ये कहने का मतलब हमारे पास में क्या है? इसका मतलब है कि जो भी इंडिया के अंदर चल रहा है वो बाहर की कंट्रीज को इम्पैक्ट हो रहा है, और जो बाहर चल रहा है वो इंडिया के अंदर जो लोग रह रहे हैं, जो लीडर्स रह रहे हैं, उन पर इम्पैक्ट हो रहा है। मतलब ये आइसोलेटेड नहीं है। जो वर्ल्ड है वो इंडिया को इफेक्ट कर रहा है, और जो इंडिया की पॉलिटिक्स है वो वर्ल्ड को इफेक्ट कर रही है। इसका मतलब इंडिया का जो नेशनल मूवमेंट है हमारे पास में क्या नहीं है? आइसोलेटेड नहीं है। उसके बाद देखिए, प्रायर टू इंडियाज इंडिपेंडेंस देयर वर कॉन्टेक्ट्स बिटवीन द नेशनलिस्ट लीडर्स ऑफ इंडिया एंड दोज ऑफ द अदर कॉलोनीज, कि जो इंडिया के लीडर्स उस टाइम पे थे और जो दूसरी कंट्रीज के लीडर्स थे उनके बीच में एक कॉपरेशन स्टेब्लिश था। वो लीडर्स अपने आपस में एक दूसरे को जानते थे और उनसे एक इंस्पिरेशन भी लेते थे। यूनाइटेड एज दे वर इन देयर कॉमन स्ट्रगल अगेंस्ट कॉलोनियलिज्म, क्यों एक दूसरे के वो साथी बने हुए थे, क्यों वो एक दूसरे के दोस्त बने हुए थे? क्योंकि वो कॉलोनियलिज्म के लिए फाइट कर रहे थे।
हमने देखा कि काफी सारी अफ्रीका की कंट्रीज भी हमारे पास में कॉलोनाइज थी, काफी सारे एशिया की कंट्रीज भी कॉलोनाइज थी, तो वो आपस में कोऑपरेट करके चल रहे थे चीजों को, ठीक है। जैसे उसका हमारे पास में बेहतरीन एग्जाम्पल है जो हमारी इंडियन नेशनल आर्मी थी, जिनको कौन लीड कर रहे थे, नेताजी सुभाष चंद्र बोस। उसके अंदर उन्होंने पूरे वर्ल्ड के अंदर जहां जहां भी इंडियंस रह रहे हैं, अगर कहीं एशिया में इंडियंस हैं, इंडिया के बाहर हमारे पास में किसी कंट्री के अंदर, अगर कहीं अफ्रीका के अंदर हैं, तो उन्होंने सारे इंडियंस को यूनाइट किया और उनकी एक आर्मी बनाई, इंडियन नेशनल आर्मी, जिसने ब्रिटिशर्स के साथ हमारे पास फाइट करने में हमारी हेल्प की। ये एक बेहतरीन एग्जाम्पल है इस चीज का। आगे चलते हैं। इंडियाज अटेनमेंट ऑफ इंडिपेंडेंस कोइंसाइडेड विद द बिगिनिंग ऑफ द कोल्ड वॉर इरा, ठीक है। ये तो हमने देख ही लिया है कि हमारे पास में कोल्ड वॉर इरा के साथ हमारे पास में टाइम हमारे पास में क्लैश हो रहा है, क्योंकि 1945 के अंदर हमारा सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म होता है, जिसके बाद ही तुरंत बाद हमारे पास में कोल्ड वॉर शुरू हो जाता है और 1947 में हमें इंडिपेंडेंस मिलती है। तो कोल्ड वॉर जो दो कंट्रीज के बीच में था, यूएसए और यूएसएसआर के बीच में, वो कंट्रीज क्या चाहेंगी कि इंडिया या तो हमारे पास में यूएसए का पार्ट बन जाए या यूएसएसआर का पार्ट बन जाए। लेकिन इंडिया ने क्या ऑप्ट किया हमारे पास में, इंडिया ने ऑप्ट किया नैम, नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट, ठीक है। और इस पॉलिसी को, नॉन अलाइनमेंट पॉलिसी को डिजाइन किसने किया था, जवाहरलाल नेहरू ने, क्योंकि हमारे पास में वही उस टाइम के प्राइम मिनिस्टर थे और वही उस टाइम के फॉरेन मिनिस्टर थे। देखिए नेहरूज रोल, नेहरू का हमारे पास में क्या रोल रहा है। द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू प्लेड अ क्रूशियल रोल इन सेटिंग द नेशनल एजेंडा, ही वाज हिज ओन फॉरेन मिनिस्टर। क्योंकि हमारे पास में फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर भी हमारे पास में कौन थे, फर्स्ट पीएम भी पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, और जो फॉरेन मिनिस्टर थे उस टाइम पे, जो फॉरेन मिनिस्टर थे वो भी कौन थे, जवाहरलाल नेहरू थे। तो उन्होंने अपनी इस तरीके से पॉलिसी डिजाइन की कि हम नॉन अलाइनमेंट की पॉलिसी को लेके चलेंगे, ना तो हम यूएसए का पार्ट बनेंगे ना ही हम यूएसएसआर का पार्ट बनेंगे। आगे चलते हैं। 1946 से 1964 का उनका टाइम रहा, क्योंकि 1964 में उनकी डेथ हो गई थी। उसके बाद हम देखेंगे कि जो दूसरे प्राइम मिनिस्टर बनेंगे अगले वाले चैप्टर में। द थ्री मेजर ऑब्जेक्टिव्स, कौन कौन से ऑब्जेक्टिव्स थे जिनको पंडित जवाहरलाल नेहरू चाहते थे कि मैं इन ऑब्जेक्टिव्स पे अपनी कंट्री को एस्टेब्लिश करूं। कौन कौन से ऑब्जेक्टिव्स हैं वो, फर्स्ट है टू प्रिजर्व द हार्ड अर्न सोवेनिटी, कि एक तो हम जो हमने सोवेनिटी इतनी मुश्किल से हासिल की है, इतने लॉन्ग फ्रीडम स्ट्रगल के बाद, हम उसको प्रिजर्व कर सके। दूसरा ऑब्जेक्टिव है प्रोटेक्ट टेरिटोरियल इंटीग्रिटी, कि जो हमारी टेरिटोरियल इंटीग्रिटी है, कि ये बाउंड्री अगर इंडिया की है तो हम उस पर सोवेनिटी स्टेब्लिश कर सकें और इसकी जो टेरिटरी है उसकी हम रक्षा कर सकें, उसको सेफली इंडिया के अंदर कंटेन कर सकें। आगे देखिए, एंड प्रमोट रैपिड इकोनॉमिक डेवलपमेंट, और हमारे पास में रैपिड इकोनॉमिक डेवलपमेंट हम हमारी कंट्री की करवा सके। ये आपका डायरेक्ट क्वेश्चन बन जाएगा यहाँ से कि जो हमारे पास में पंडित जवाहरलाल नेहरू की जो पॉलिसी थी उसके थ्री मेजर ऑब्जेक्टिव्स कौन कौन से थे। फर्स्ट है सोवेनिटी का, सेकंड है हमारे पास में इन टेरिटरी का, कि हम हमारी टेरिटरी की इंटीग्रिटी को प्रिजर्व कर सकें, टू प्रोटेक्ट टेरिटोरियल इंटीग्रिटी। थर्ड है हमारे पास में रैपिड इकोनॉमिक डेवलपमेंट, थर्ड हमारे पास में क्या है, रैपिड इकोनॉमिक डेवलपमेंट। ये थ्री ऑब्जेक्टिव्स हमारे पास में नेहरू की पॉलिसी के थे, जो आपको याद रखने हैं कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कौन कौन सी चीजों पे एम्फेसाइज किया था। आगे चलते हैं हम। देखिए, जब कंट्री को इंडिपेंडेंस मिली थी तो कुछ लीडर्स का ये मानना था कि हम यूएस की, जब हमने कल पॉलिटिक्स इन प्लान डेवलपमेंट चैप्टर थर्ड को हमने डिस्कस किया था, उसके अंदर हमने सोशलिस्ट मॉडल देखा था। कौन सा मॉडल देखा था, सोशलिस्ट मॉडल हमने डिस्कस किया था जो यूएसएसआर का था। लेकिन कुछ लीडर्स हमारी कंट्री के, जैसे हमारे पास में कौन कौन से लीडर्स, जो मतलब कुछ, सॉरी ये यहाँ पे है डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, कि कुछ हमारे लीडर्स क्या चाहते थे कि हम यूएस के प्रो हमारी फॉरेन पॉलिसी को डिजाइन करें। मतलब उन लीडर्स का क्या था कि हम इस तरीके से हमारी पॉलिसी को डिजाइन करें कि हम यूएस जो एड प्रोवाइड कर रहा है मार्शल प्लान के अंडर, हम उसका बेनिफिट उठा सके और हमारी कंट्री के अंदर जो पॉवर्टी है, जो इलिटरेसी है, उन चीजों को मैनेज कर सके, उन चीजों को काउंटर अटैक कर सके, मतलब उन चीजों को रिजोल्व कर सके यूएसए की हेल्प से। लेकिन कुछ लीडर्स क्या चाहते थे, जैसे पंडित जवाहरलाल नेहरू
नेहरू ने हमारे पास में क्या चाहा कि हम हमारी पॉलिसी को इंडिपेंडेंट रखते हैं, हम नेम की पॉलिसी बनाएंगे जिसके अंडर हम ना यूएसए से एड लेंगे और ना ही हम यूएसएसआर से एड लेंगे। इन्होंने यही लिखा हुआ है। Among those who thought on these lines were leaders like Dr. B.R. Ambedkar and some political parties which were opposed to communism also wanted India to follow a pro-US foreign policy। कि कुछ लीडर्स, कुछ पॉलिटिकल पार्टीज हमारे पास में प्रो यूएस फॉरेन पॉलिसी चाहती थी। क्यों चाहती थी ये मैंने आपको बता दिया, ताकि हमारे पास में वहां से एड मिल सके, हमें वहां से इकोनॉमिक बेनिफिट हमारी कंट्री को प्रोवाइड कर सके हम, और जो कंट्री की जो दिक्कतें हैं उनको हम रिजोल्व कर सके। डिस्टेंस फ्रॉम द टू कैंप्स, यहाँ पे टू कैंप्स का मतलब क्या है, यूएसए से और यूएसएसआर से, इन दो कैंप से हम दूर रह सके और हम हमारी पॉलिसी इंडिविजुअली डिसाइड कर सके कि हमें क्या चीजें लेकर चलनी है, हमारी कंट्री के अंदर क्या चीजें होनी चाहिए। देखिए, the policy of non-alignment by reducing the Cold War tensions और UN peacekeeping operations में भी इंडिया की forces obviously थी। India wanted to keep away from the military alliances led by the US and the Soviet Union against each other। इंडिया नहीं चाहता था कि वो यूएसए या फिर यूएसएसआर का पार्ट बने। क्यों नहीं चाहता था इंडिया? इसी का हमारे पास आंसर है। देखो कि जो यूएसए का मिलिट्री अलायंस था नेटो, और जो यूएसएसआर का हमारे पास में मिलिट्री अलायंस था वॉर्सो पैक्ट, उसमें उनके रिसोर्सेज बहुत ज्यादा वेस्ट होते। ठीक है, इंडिया ने जो ये मिलिट्री अलायंस था इसका पार्ट इंडिया नहीं बनना चाहता था। इंडिया को इतनी मुश्किल से इंडिपेंडेंस मिली है, इंडिया क्या चाहता था कि अभी मैं अपनी डोमेस्टिक पॉलिटिक्स को इतना दूसरे की कंट्री के हिसाब से ना चलाऊं कि आगे जाके यूएसए हम पे कोई हमारी कंट्री की कल्चर को अफेक्ट करना शुरू कर दे, या फिर यूएसएसआर के अंडर हमारी कंट्री कम्युनिस्ट बन जाए। तो ऑब्वियसली हमारे लीडर्स ये नहीं चाहेंगे कि किसी भी दूसरी कंट्री के अंडर हम आए, क्योंकि हमें इतनी मुश्किल से इंडिपेंडेंस मिली है इतने लंबे टाइम के बाद, तो हम उसको इंडिपेंडेंट तरीके से अपनी फॉरेन पॉलिसी डिजाइन करना चाहते हैं और इसी तरीके से चलना चाहते हैं। लेकिन देखिए कि हमने ये डिसाइड तो कर लिया कि हम नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट मतलब हम किसी भी एक ब्लॉक की तरफ अलाइन नहीं रहेंगे। लेकिन ऐसे बहुत सारे वर्ल्ड पॉलिटिक्स में एग्जाम्पल है, एक दो तो एग्जाम्पल हमारे पास में स्पेसिफिकली है, जहां हमें ये देखने को मिल रहा है कि या तो हम यूएसए का फेवर कर रहे हैं या फिर हम यूएसएसआर का फेवर कर रहे हैं। क्योंकि आप लोगों को पता भी होगा कि 1971 में हमने यूएसएसआर के साथ फ्रेंडशिप ट्रीटी भी साइन की थी। तो इसी तरीके से जैसे इन्होंने ये एग्जाम्पल डाल रखा है कि जब in 1956 when Britain attacked Egypt over the Suez Canal crisis, India led the world protest against this neo-colonialism। कि जब 1956 में 1956 में क्या हुआ था, ब्रिटेन ने हमारे पास में इजिप्ट को अटैक किया, किस क्राइसिस में, सुएज कनाल क्राइसिस में। आपने देखा होगा कि रेड सी के पास हमारे पास में यहाँ से सुएज कनाल जाती है, तो उस तरीके से अगर ब्रिटेन ने इसके ऊपर कब्जा करने की कोशिश की तो इंडिया ने उसको कंडेम किया, ओपनली कंडेम किया कि ये जो नियो कॉलोनियलिज्म है इसको आप खत्म करो। ठीक है, एक एग्जांपल हमें क्या देखने को मिल रहा है कि जब ब्रिटेन ने इजिप्ट के ऊपर अटैक किया सुएज कनाल क्राइसिस के अंडर, तब इंडिया ने उसको ओपनली कंडेम किया। लेकिन जब यूएसएसआर ने हंगरी को इन्वेड किया तब इंडिया कुछ नहीं बोला। ठीक है, तो काफी सारे इंस्टांसेस ऐसे हैं जहां पे हमने न्यूट्रल स्टेप लिया है या फिर जहां पे हमने ओपनली कंडेम किया है चीजों को। लेकिन काफी सारे एक दो चीजें हमारे पास में वो भी हैं जहां हमने ओपनली चीजों में को कंडेम नहीं किया है। ये हो गया है हमारे पास में। नेक्स्ट देखिए, while India was trying to conceive the other developing countries about the policy of non-alignment, हम दूसरी कंट्रीज को कह रहे हैं, एशिया की जो कंट्रीज हैं, जो अफ्रीका की कंट्रीज हैं, हम उन्हें कह रहे हैं कि आप नेम का पार्ट बनिए। लेकिन हमारा पड़ोसी देश हमारा जो पाकिस्तान है वो यूएसए की गोद में जाके बैठ जाता है। ठीक है, उसने हमारे पास में यूएसए लीड जो मिलिट्री अलायंस था, जो नेटो था, वो उसका पार्ट बन जाता है। ठीक है, हो गया यहाँ तक क्लियर। आगे चलते हैं हम। इसके अंदर देखिए क्या है, दिस पॉलिसी इम्फेसाइज्ड इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन। देखिए जब हमने पॉलिटिक्स ऑफ प्लान डेवलपमेंट किया था तब हमने देखा था कि 1991 तक जब हमने हमारी कंट्री के अंदर एलपीजी रिफॉर्म्स लेके आए हैं, जब हमने हमारी कंट्री को बाहर के जो प्रोडक्ट्स थे जब हमारी कंट्री के अंदर आए हैं, जब लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन जैसे रिफॉर्म्स आए हैं, उससे पहले हमारी पॉलिसी क्या रहती थी, इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन की। क्या पॉलिसी रहती थी, ये वर्ड आप याद रखोगे, इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन।
इंपोर्ट सब्सटीट्यूशन। इंपोर्ट सब्सटीट्यूशन का मतलब क्या है? इसका मतलब है कि जो प्रोडक्ट्स हम बाहर से हमारी कंट्री के अंदर इंपोर्ट कर रहे हैं वो हम बंद करें, और वो जो प्रोडक्ट हमें बाहर की कंट्री से हमारी कंट्री के अंदर चाहिए, हम उसको इंडिजिनसली हमारी कंट्री के अंदर बनाएं, इंडिया के अंदर ही बनाएं। मतलब हम हमारे इंपोर्ट्स को सब्सटीट्यूट करें, जो भी प्रोडक्ट्स हमें बाहर से चाहिए है वो कोशिश करें हम कि हमारी कंट्री के अंदर बना सकें। ठीक है, जिसकी वजह से हमारा जो दूसरी जो कंट्रीज हैं वर्ल्ड के अंदर, उनके साथ हमारा ऑब्वियसली, अगर हम ये चाहेंगे कि भाई पूरा कुछ हम इंडिया के अंदर ही बना लें, जो दूसरी कंट्रीज के साथ हमारे रिलेशन एस्टेब्लिश हो रहे हैं उसमें हिंड्रेंस आएगी ना कहीं ना कहीं। यही मेंशन कर रखा है, दिस डेवलपमेंट स्ट्रेटेजी लिमिटेड इंडियाज इकोनॉमिक इंटरेक्शन विद द आउटसाइड वर्ल्ड, कि जो बाहर की कंट्रीज हैं उनके साथ फिर हमारी इंटरेक्शन कम हुई, क्योंकि हमने ये सोच लिया था कि हम बाहर की कंट्रीज से के जो प्रोडक्ट हैं वो इंडिया के अंदर यूज नहीं करेंगे, हम उनको इंडिया के अंदर ही बनाने की कोशिश करेंगे। यहाँ तक हो गया है हमारा। यहाँ तक हमने क्या पढ़ लिया है? जो कोल्ड वॉर की टेंशन थी हमने वो पढ़ ली हैं, जो कुछ लीडर्स चाहते थे कि हम यूएस के प्रो हमारी फॉरेन पॉलिसी को डिजाइन करें वो हमने देख लिया है। उसके बाद में हमने जो नेहरू का जो रोल रहा था हमारे पास में, जो हमारे फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर थे, उसका नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट में उनका क्या रोल रहा है, जो उनकी स्ट्रेटेजी थी, जो उनकी 3 स्ट्रेटेजी थी, कौन सी? सोवरेनिटी वाली, टेरिटोरियल इंटीग्रिटी वाली और रैपिड इकोनॉमिक डेवलपमेंट वाली, वो हमने देख ली है। अब हम चलते हैं एफ्रो एशियन यूनिटी पे। एफ्रो एशियन यूनिटी में हमारे पास में क्या है, देखिए देखिए, his era was marked by the establishment of contacts between India and other newly independent states in Asia and Africa। ये हमने देख लिया है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू क्या चाहते थे कि जो अफ्रीका की कंट्रीज के अंदर जो इंडिपेंडेंस मिल रही है और जो एशिया के अंदर जो कंट्रीज हैं जिन्हें इंडिपेंडेंस मिल रही है, वो एक बेंच पे आए और वो नेम का पार्ट बने। ठीक है, ये हमने देख लिया है। अंडर हिज लीडरशिप इंडिया कन्वेन्ड द एशियन रिलेशंस कॉन्फ्रेंस इन द मार्च 1947। इसके रिगार्डिंग एफ्रो एशियन यूनिटी पे आपका 4 मार्कर क्वेश्चन आ सकता है, और इस 4 मार्कर क्वेश्चन में आपको कुछ फैक्ट्स याद रखने हैं कि जो हमारी फर्स्ट कॉन्फ्रेंस हुई थी, इंडिया कन्वेड द एशियन रिलेशन कॉन्फ्रेंस इन द मार्च 1947, कि मार्च 1947 के अंदर हमारी एशियन रिलेशन कॉन्फ्रेंस हो रही है। उसके बाद इंडिया मेड अर्नेस्ट एफर्ट्स टू द अर्ली रियलाइजेशन ऑफ freedom of Indonesia from the Dutch colonial regime by convening an international conference in 1949। 1947 के अंदर तो हम एक एशियन रिलेशन कॉन्फ्रेंस कंडक्ट करवा रहे हैं, और उसके बाद में जो इंडोनेशिया के ऊपर जो डच लोगों ने कब्जा कर रखा था, जैसे इंडिया के ऊपर हमारे पास में ब्रिटिश ने कब्जा कर रखा था, इसी टाइप से डच लोगों ने इंडोनेशिया के ऊपर कब्जा कर रखा था, उसका हमारे पास में ओपनली सपोर्ट करता है इंडिया। और 1949 के अंदर हमारे पास में क्या कन्वे करता है, इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस इन 1949 टू सपोर्ट इट्स फ्रीडम स्ट्रगल। उसके फ्रीडम स्ट्रगल को सपोर्ट करने के लिए हम इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस करवाते हैं 1949 के अंदर। आप ये दोनों डेट्स याद रखोगे कि 1947 के अंदर हमारे पास में एशियन रिलेशन कॉन्फ्रेंस हो रही है, और 1949 के अंदर क्या हो रहा है कि जो डच लोगों ने कब्जा कर रखा था इंडोनेशिया के ऊपर, उससे रिगार्डिंग एक हमारे पास में कॉन्फ्रेंस होती है, इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस इन 1949, कि 1949 में वो कॉन्फ्रेंस हो रही है और हम लोग ओपनली इंडोनेशिया को सपोर्ट कर रहे हैं। उसके बाद देखोगे आप, द एफ्रो एशियन कॉन्फ्रेंस हेल्ड इन इंडोनेशिया। एफ्रो एशियन कॉन्फ्रेंस कहाँ हो रही है? इंडोनेशिया में हो रही है, बेंडिंग में इन 1955 के अंदर। कब हो रही है? 1955 के अंदर। हमने क्या देखा इससे पहले? 1947 में कॉन्फ्रेंस हुई है, और 1949 में इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस हुई है इंडोनेशिया का जो डच लोगों ने कब्जा कर रखा था उसके ऊपर, उसको सपोर्ट करने के लिए। उसके बाद में 1955 के अंदर क्या हो रहा है हमारे पास में, बेंटिंग कॉन्फ्रेंस हो रही है, जो इंडिया की एंगेजमेंट दिखाती है न्यूली इंडिपेंडेंट एशियन एंड अफ्रीकन नेशंस के साथ। जो बेंटन कॉन्फ्रेंस है लेटर लीड टू द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द नेम। यही बेंटन कॉन्फ्रेंस जो 1955 के अंदर हो रही है, वो क्या एस्टेब्लिश करती है आगे? नेम एस्टेब्लिश करती है, और जिसकी हमारे पास में फर्स्ट समिट कहाँ होती है? नेम की फर्स्ट समिट बेलग्रेड के अंदर इन सितंबर 1961। नेहरू वाज अ को फाउंडर ऑफ द नेम। ठीक है, ये चीजें आपको ध्यान रखनी है कि नेहरू हमारे पास में को फाउंडर थे। इसके अंदर हमने कौन कौन सी डेट्स देखी हैं, हम रिवाइज कर लेते हैं एक बार। 1947 वाली बेशक आप छोड़ देना, लेकिन 1949 वाली जो हमारे पास में इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस थी, एशिया रिलेशन
जो हमारे पास में ये कॉन्फ्रेंस है, इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस इन 1949, ये है। उसके बाद में हमारे पास में बेंडिंग कॉन्फ्रेंस हो रही है 1955 के अंदर, जिसके बाद हमारा नेम स्टेब्लिश हो रहा है बेंडिंग कॉन्फ्रेंस के अंदर, इस्टेब्लिशमेंट ऑफ द नेम। और उसके बाद हम बेलग्रेड के अंदर हमारी फर्स्ट समिट होती है नेम की। किसकी समिट हो रही है? फर्स्ट समिट हो रही है नेम की 1961 के अंदर। ये सब कुछ आप याद रखोगे अच्छे से कि जो भी हमने एफ्रो एशियन यूनिटी पढ़ ली है, जो हमने नेहरू का रोल पढ़ लिया है, और जो हमने 3 स्ट्रेटेजी थी पंडित जवाहरलाल नेहरू की, हमने उसको अच्छे से डिस्कस कर लिया है। ये चैप्टर बहुत बड़ा है, तो हम क्या करेंगे, इसको 2 पार्ट्स में डिस्कस करते हैं। यहाँ तक आपका फर्स्ट पार्ट हो गया है। और जो चाइना की टेंशन्स हैं, जो पाकिस्तान के साथ हमारे पास में वॉर रहे हैं, और जो बांग्लादेश का क्राइसिस था 1971 का, और उसके बाद में जो इंडिया की न्यूक्लियर पॉलिसी है, ये 3 टॉपिक्स आप लोगों के रह गए हैं। ये हम सेकंड वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप चैप्टर फर्स्ट को, चैप्टर सेकंड को, चैप्टर थर्ड को और चैप्टर फोर्थ का यहाँ तक के पार्ट को कॉम्प्रिहेंसिवली डिस्कस कर सकते हैं, अपना मतलब रिवाइज कर सकते हैं। यहाँ से आप इनका बेनिफिट उठाइए। आपका 22 मार्च को एग्जाम है, आप लोगों को पता भी होगा कि 22 मार्च को पॉलिटिकल साइंस का पेपर है सीबीएसई बोर्ड का। तो तब तक हम सारे चैप्टर्स रिवाइज कर चुके होंगे। ठीक है, इसके बाद आपकी रिवीजन के लिए हम क्वेश्चंस भी डिस्कस करेंगे, हम कार्टून्स को भी डिस्कस करेंगे। तो आप जितनी आपको लेक्चर वीडियोस मिल रही हैं, आप उसका बेनिफिट उठाइए और यहाँ से रिवाइज करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू।